थैंक यू। नमस्कार। आज जी, नमस्कार। 16 जुलाई सन 2022 दिन शनिवार, जिला गौतम बुद्ध नगर तहसील दात्री विकासखंड विशरक शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मंच संचालक डॉक्टर तुल चौधरी अपने दोस्त आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं इंसाइक्लोपीडिया नोएडा के साथ नोएडा खबर .com के तमाम पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों का खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने आज अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया है। टॉक शो विनोद शर्मा के साथ इसी श्रृंखला में आज जिस धारावाहिक को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उसका विषय है यूपी में किसानों ने कैसे बदली खेती की तस्वीर। और इसी विषय पर चर्चा करने हेतु हमारे साथ आज के हमारे मेहमान हैं आदरणीय कैप्टन विकास गुप्ता जी, राज्य मंत्री, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। बहुत बहुत स्वागत कैप्टन साहब। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का मेरी तरफ से अभिवादन। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय विनोद शर्मा जी इस कड़ी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अतुल जी और आदरणीय कैप्टन विकास गुप्ता जी का जो आज इस शो में समय दिया उन्होंने हमारे लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी, हम आज की चर्चा शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आप कारगिल के योद्धा रहे हैं और आप प्रधानमंत्री आवास में भी आप कमांडो के तौर पर काम कर चुके और इस समय उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं। उस नाते मैं जानना चाहूंगा कि 2019 में जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी, तब से लेकर अब तक आपने कई ऐसे रोचक किस्से सफल किसानों के सुने होंगे जिन्होंने नए प्रयोग के जरिए उत्तर प्रदेश में किसानों की स्थिति को बेहतर करने में योगदान दिया है। तो मैं चाहूंगा कि आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम लोग सवाल करते हैं कि जैसे कुछ दिन पहले अनऑफिशियली हमारी आपकी चर्चा हुई थी कि जो बेल पत्थर का कवर होता है वो कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप बताना चाहेंगे। जी देखिए, ऐसा है विनोद जी और अतुल जी और आपके सभी दर्शकों को मैं पुनः अभिवादन करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे टॉपिक पर आज आप सब लोगों ने आज की नोएडा खबर .com पे आप लोगों ने ये विषय उठाया है। कृषि का क्षेत्र कभी भी किसी भी पूर्ववर्ती सरकारों का प्रायोरिटी का सेक्टर नहीं रहा है। वो उनकी चाहे प्रायोरिटी रही हो, उद्योग विकास पर रही हो, सर्विसेज सेक्टर पर रही हो, लेकिन कृषि कभी भी उनकी प्रायोरिटी नहीं रही है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने कृषि को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने मुझे कृषि अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाया। विनोद जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पूरे देश में सिर्फ 2 ही राज्यों में कृषि अनुसंधान परिषद है, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में चूंकि कृषि की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और उसके अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और सभी जिलों में कृषि विकास के कार्यालय हैं। ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश के कृषि को अग्रणी देश में भूमिका बनाने के लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन, फल का उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन, चीनी का उत्पादन, आंवले का उत्पादन, और अभी आपने नोएडा मीडिया क्लब ने आम की पार्टी की, उत्तर प्रदेश देश का 44% आम भी पैदा करता है। तो ये सारे काम उत्तर प्रदेश में कृषि की दृष्टि से हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दूध का उत्पादक भी है। विनोद जी जानकारी में देना चाहूँ जी, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं और अगर आप पूछते चले जाएंगे तो मैं आपको हर क्षेत्र की सक्सेस स्टोरी, क्योंकि मैं स्वयं आज मेरा 4था वर्ष हो गया कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में, मैंने लगभग पूरा प्रदेश मैंने घूमा है और मैंने बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज देखी। बीच में 2 साल कोरोना काल रहा। कोरोना काल के दौरान भी हमारे इस देश के अन्नदाता किसानों ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड खाद्यान्न का उत्पादन किया है। जी विनोद जी, आपने हाल ही में एक कार्यक्रम के जरिए जो बेहतरीन किसान उत्पादक थे उनको आपने सम्मानित किया था। जी, मैं जानना चाहूंगा कि उनको किस क्षेत्र में, कई किसान हैं जिनका नाम आप ही बताएंगे, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में विशेष अनुसंधान के जरिए कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया। देखिए क्या है कि इधर अभी जब से ये कोरोना का काल हुआ है उसके बाद से लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत होने लगे हैं। तो आपने देखा होगा पिछले 2-3 वर्षों से प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे निर्मला सीतारमन हो, इन लोगों ने प्राकृतिक खेती की तरफ बहुत बड़ा विशेष जोर दिया है। तो अब की बार हमने
14 किसानों को हमने अब की बार हमारे अनुसंधान परिषद का जो स्थापना दिवस था अभी 14 पिछले महीने की जून को, तो उसमें स्वयं उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे और उसमें हम लोगों ने 14 किसानों को सम्मानित किया, पूरे प्रदेश के किसानों को बुलाया। उसमें जो प्रकृति की दृष्टि से जो प्राकृतिक खेती करते हैं, हमने उन किसानों को विशेष रूप से सम्मानित किया। विनोद जी, आज आपने देखा होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। बुंदेलखंड के सारे जिले हैं, सभी जिलों में प्राकृतिक खेती की दृष्टि से वो सब घोषित कर दिए गए हैं। वहां के एक बहुत अच्छे सफल किसान हैं श्याम बिहारी जी, वो गौ आधारित कृषि करते हैं। उनको हमने उनके गौ आधारित कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए इस बार हम लोगों ने उनको सम्मानित किया। एक हमारे फरुखाबाद जिले के हमारे एक और किसान हैं अशोक कटियार जी, उनको आलू का, हमारा किसान बहुत बड़ा फरुखाबाद जिला किसानों में आलू उत्पादक करता है, लेकिन पिछले बहुत लंबे समय से आलू किसानों को बहुत अच्छा दाम नहीं मिल रहे हैं, तो इन्होंने हमारे जो आदरणीय कटियार साहब हैं, जो हमारे कृषक हैं, हमने उनको इस बार सम्मानित किया है। उन्होंने किसानों के आलू किसानों की भलाई के लिए बहुत सारे उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, आलू किसानों के लिए सेंटर खोले हैं और आलू किसानों को जागृति लाने के लिए उन्होंने काम किया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही हमारे एक नरेंद्र कुमार अग्रवाल जी हैं, वो गौशाला चलाते हैं और गौ आधारित कृषि यहाँ पर हापुड़ जिले में वो करते हैं, तो हमने उनको भी सम्मानित किया है। 2 किसान मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ जिनको पद्मश्री, उत्तर प्रदेश के सिर्फ 2 किसान हैं जिनको पद्मश्री मिली है। एक बाराबंकी के राममूर्ति सिंह वर्मा है, वो केले की खेती और अन्य खेती करते हैं, उनको हमने सम्मानित किया। और यहाँ पर बुलंदशहर जिले के किसान हैं डॉक्टर बीबी त्यागी जी, उनको भी हम लोगों ने, वो भी नेचुरल फार्मिंग करते हैं, उनको हम लोगों ने सम्मानित किया। इस तरीके से हमने किसान जो प्राकृतिक दृष्टि से खेती कर रहे हैं या जो इन्होंने खेती किसानी की क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, उन सबको हम लोगों ने इस बार सम्मानित किया। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो बाकी किसान हैं वो उनसे प्रेरित हों कि उन्होंने कैसे कृषि के क्षेत्र में नया प्रयोग किया जो बाकी किसान भी इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। और खासतौर पर जैसे आपने बताया था कि वृंदावन में या मथुरा में जो ये अपना बेल के पत्थर से जो कवर है उससे सामग्री, धूप वगैरह का काम, तो इस तरह से जो खेतों से निकले उत्पाद हैं उनके जरिए जो दूसरे उत्पाद तैयार हो रहे हैं। और खासतौर पर अब जैसे अभी इस समय पॉलीथीन मुक्त होने के बाद विकल्प के तौर पर बहुत सारी चीजें तैयार हो रही हैं जो हम लोगों के लिए खाने की, चाहे पत्तल हैं चाहे उनके दोने हैं, इस तरह की चीजें तैयार हो रही हैं। उसमें भी आप लोगों की तरफ से अनुसंधान किया गया होगा। जी देखिए, मैं आपको बताऊं विनोद जी, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि खाने पीने की चीजों में आजकल अभी बीच में प्लास्टिक और पॉलीथीन का बहुत बड़ा उपयोग हो चला था। गन्ने की बगास का आजकल बहुत अच्छा उपयोग इस दृष्टि से हो रहा है। गन्ने की बगास की बनी हुई प्लेटें, गन्ने की बगास की बनी हुई कटोरियां, गन्ने के बगास की बनी हुई चम्मचें, कांटे वगैरह आजकल टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो गई है। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा लखनऊ में और शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है कानपुर में। इन लोगों ने टेक्नोलॉजी ऐसी है, कोई भी जाके कोई भी नया जो एंटरप्रेन्योर है वो जाके वहां से टेक्नोलॉजी ले सकता है और अपने यहाँ इनका उत्पादन शुरू कर सकता है। तो इसी तरीके से रेजिड्यू जो आपने देखा होगा कि जैसे ही नवंबर के माह पर जैसे ही चावल की फसल जब कट जाती है तो एकदम लोग जल्दी पराली को जला देते हैं और तुरंत गेहूं की फसल लगाने की जल्दी होती है, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और हरियाणा के और पंजाब के किसान ये बहुत करते हैं। तो पराली से भी आज कल बहुत अच्छा उपयोग उनका खाने पीने के लिए जो प्लेट्स हैं, कप्स हैं, इनको बनाने का इस्तेमाल अब होने लगा है। तो इस तरीके के हम अनुसंधान को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे लिए हमारे जो जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में इस तरीके के हमने मॉडल विकसित करने जा रहे हैं जिससे कि कोई भी किसान कृषि विज्ञान केंद्र में जा सकता है और वहां से इन सब विषयों पर जानकारी ले सकता है और उस जानकारी के बेसिस पर वो अपने आप को, अपने क्षेत्र के किसानों की और अपने खुद की नॉलेज से अपनी आमदनी को बहुत अच्छा बढ़ा सकता है और इससे हमारे पॉल्यूशन को भी कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो जैसे आज की डेट में जब हमने 2022 में लक्ष्य तय किया था किसान की आय दुगनी होगी, तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए होंगे जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि किसान की आय दुगनी कैसे हुई। इसमें आप लोगों ने अनुसंधान किए और किसानों को, जो कि पहले कहा जाता कि मिट्टी की उनको पहचान नहीं थी, उसके लिए उर्वरा जांच के बाकायदा प्रयोग शुरू किए गए। तो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाना चालू किया। क्या तो होता किस था तरीके से? हाँ
विनोद जी क्या था कि हमारे यहाँ सॉइल हेल्थ कार्ड को मृदा जो मिट्टी है जिसमें हम लोगों को कोई भी फसल उगानी है, उस मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, वो मिट्टी आलू उत्पादन के लिए अच्छी है या वो गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छी है, सब्जियों के उत्पादन के लिए अच्छी है, उसकी जानकारी किसानों को नहीं थी। तो सॉइल हेल्थ कार्ड एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक परियोजना चालू की गई, जिसमें सभी कृषि विज्ञान केंद्र और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में लेबोरेटरी खोल दी गई है, जिसमें किसान अपनी मिट्टी का नमूना ले जाके वहां ले जा सकता है और मात्र कुछ रुपयों में, शायद 20 या 25 रुपयों में, अपनी मृदा के स्वास्थ्य का जांच करवा सकता है। और वहां के जो भी साइंटिस्ट हैं वो किसान को बता देते हैं कि आपको इस मिट्टी में ये फसल उगा सकते हैं या ये सब्जी उगा सकते हैं या फल फूल का आप काम इसमें उगा सकते हैं। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि इसमें किस चीज की डेफिशिएंसी है, या नाइट्रोजन की है या पोटाश की है, ये सारा काम हुआ है। दूसरा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए विनोद जी थोड़ा सा हमारे यहाँ क्या रहा है, पिछली कुछ सरकारों में एग्रीकल्चर प्रायोरिटी ना रहने की वजह से किसान मात्र 2 या 3 फसलों तक ही सीमित रह गया था, वो गेहूं, चावल, गन्ना और विशेष रूप से सेंट्रल यूपी में आलू। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसान इन 4 फसलों के अलावा दलहन की तरफ बढ़े, तिलहन की तरफ बढ़े, और इसके अलावा और दूसरे जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं, जैसे कि फलाहारी हैं या सब्जी की क्रॉप्स हैं, उनकी तरफ बढ़े। किसान की आय बढ़ाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि किसान दुग्ध उत्पादन का भी किसान करे, बी कीपिंग जिसे कहते हैं, मधुमक्खी का उत्पादन, वो भी करे। ये सारी चीजें हैं जो किसान अपने खेत पर कर सकता है। किसान, आपने देखा होगा कि मेड़े होती हैं, मेड़ों का कोई किसान सदुपयोग नहीं कर पाता है। मेड़ों पर भी बहुत सारी पौधे हैं, जैसे मोरिंगा है, जैसे हम सहजन की खेती कह सकते हैं, या अन्य दूसरे खेती है, वो उस किसान उसका इस्तेमाल कर सकता है। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि किसान पूरे उत्तर प्रदेश का, एक तो सबसे अच्छा सौभाग्य की बात यह है कि पूरे साल किसान अपनी फसल ले सकता है। रवि और खरीफ की फसल तो है ही है, जायद की फसल भी किसान अगर चाहे, अगर जागरूक है किसान, तो जायद की फसल भी ले सकता है। इस तरीके से किसान पूरे उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छे दिशा में अपना काम कर रहा है, और तीनों फसलें लेकर लगभग लगभग मैं समझता हूं कि जायद की फसल भी आज 30 से 35% किसान अब जायद की फसल भी लेने लगा है। एक विषय और था कि पहले सिंचाई की सुविधाएं उतनी नहीं थी, लेकिन इधर काफी सारी सिंचाई की सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदान की है। बहुत सारी जो पूर्व में परियोजनाएं थी वो इनकम्प्लीट थी, उन परियोजनाओं को पूरा किया है। बहुत सारी चीनी मिलें पिछली सरकारों में बंद हो गई थी, उन चीनी मिलों को दोबारा चालू किया गया है। चीनी का के लिए गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। ये सारी चीजें हैं जो किसानों की आय को बढ़ाना है। दूसरा, किसानों की जो सम्मान निधि थी, उसमें लगभग पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार ने 47,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए, किसानों की उसमें अकाउंट्स में ट्रांसफर किया है। ये सारी योजनाएं हैं जो किसानों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत देती हैं। एक विषय और है, सबसे बड़ा किसानों की आय बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका और सबसे अच्छा तरीका है कि किसान अपनी जो भी उत्पाद करे उसमें वैल्यू एडिशन करे। जैसे कोई अगर गेहूं पैदा कर रहा है तो उसका कुछ भी वैल्यू एडिशन करे, चाहे वो आटा बना ले, चाहे उसका दलिया बना ले, चाहे उसका मैदा बना ले, या उसका कोई दूसरे प्रोडक्ट बना ले। ये भी हम किसानों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट विनोद जी कृषि क्षेत्र में इसी चीज के लिए किए गए कि किसान वहीं पैदा करे और कहीं वहीं किसान उन चीजों का वैल्यू एडिशन करे। ये सब चीजें बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जिससे कि उनकी आय बढ़े। तो जैसे आपने बताया कि हमने अलग अलग तरह की किसानों को ये सलाह दी है कि जो किसान अभी परंपरागत खेती करते आ रहे हैं वो अपनी खेती का स्वरूप बदलें, तो उनको क्या गाइडेंस देने के लिए किस तरह की तैयारी की गई है ताकि किसानों को पता लगे कि उनके खेत में और नई चीज क्या पैदा हो सकती है? क्या क्षेत्र के हिसाब से उनको बांटा गया है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि किसान क्या है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। पूरे उत्तर प्रदेश 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन सी फसल उपयोगी रहती है, वो हम किसानों को सूचना दे रहे हैं। किसानों को मौसम का कैसी मौसम का हाल होने वाला है, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में मौसम की सूचना, पूर्वानुमान भी देने का काम अब किसानों को होने लगा है। तीसरा, ड्रोन के द्वारा भी अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 32 ड्रोन खरीदे हैं, और 32 ड्रोन कुछ कृषि विज्ञान केंद्रों में और कुछ कृषि यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे। उस ड्रोन की सहायता से भी हाईटेक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो। एक बात और है विनोद जी कि हमारे यहाँ जो फसलों का जो
वाटर यूज एफिशिएंसी है वो बहुत कम है हमारे यहाँ। जैसे कि अगर हम 100 लीटर पानी अगर हम देते हैं किसी खेत में, तो मात्र उसका 20% ही इस्तेमाल हो पाता है, बाकी 80% या तो वो जमीन के नीचे चला जाता है या वो एवापोरेट होकर ऊपर उड़ जाता है। जबकि और देशों में जैसे इजराइल है या हॉलैंड है, इन देशों में वाटर यूज एफिशिएंसी 80% तक है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे जैसे जमीन से पानी का दोहन हो रहा है, उस दोहन को कम करने के लिए और पानी का यूज ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी ज्यादा हो, तो हम उस टाइप के बीजों को, उस टाइप की फसलों को हम इस तरीके से हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिससे कि पानी जितना भी हो जमीन से कम पानी निकले और उस पानी का मैक्सिमम यूज हो। उस टाइप का लोग अपने किसानों को जागरूक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दलहन, तिलहन जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, मोटा अनाज है। मैं आपको विनोद जी बता दूं, अभी मैं इसी 20 तारीख को मोटे अनाज के ऊपर अभी हम लोग, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बांदा है, उसमें हम एक पूरे दिन की कार्यशाला करने जा रहे हैं इसी 20 तारीख को, जिसमें उत्तर प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री जी सूर्य प्रताप शाही जी भी रहेंगे और यहाँ के हॉर्टिकल्चर के मिनिस्टर हैं वो भी उसमें रहेंगे, और उसमें पशुधन मंत्री जी हैं वो भी रहेंगे, उसमें मैं भी रहूंगा अध्यक्ष होने की हैसियत से, और सारे पूरे साइंटिस्ट रहेंगे वहां पर। पूरे एक दिन हम लोग मोटा अनाज, जो हमारा ट्रेडिशनल अनाज रहा है, चाहे वो जौ हो, गेहूं हो, बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, उस पर हम पूरे दिन का एक वर्कशॉप कर रहे हैं, जिससे कि हम उस पर एक कार्य योजना बना सकें और अपने किसानों को हम उन्नत बीज देकर उनको जागरूक कर कर हम उनको किसानों से आग्रह करें कि आप पुरानी पुनः अपने जो पूर्ववर्ती हमारी जो पारंपरिक खेती होती चली आ रही मोटे अनाज की, उसको भी हम बढ़ावा दें। और उत्तर प्रदेश में 20 तारीख को हम उसके लिए कार्य योजना बनाकर उसको हम क्रियान्वित भी करेंगे उसको। अच्छा, एक चीज महत्वपूर्ण है कि अभी कुछ दिन पहले जो गन्ने से एक पेट्रोल उत्पाद तैयार किया जा रहा है, जो लोगों को सस्ते में पेट्रोल डीजल गाड़ी में उसमें मिक्स करके उसको दिया जाएगा, तो उससे किसानों को किस तरह का फायदा होने वाला है और उस पे अभी तक क्या था एथनॉल पे? देखिए, ऐसा है कि गन्ने से इथेनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी अब उपलब्ध है, और पहले जो केंद्र सरकार की तरफ से जो नीति आयोग था, उसने कहा था कि हम 10% जो एथेनॉल है उसको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में मिक्स करेंगे। अभी हाल में ही नीति आयोग ने कहा कि 10% की बजाय हम 20% तक मिक्स कर सकते हैं। तो अभी इथेनॉल का उत्पादन अब धीमे धीमे जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोगों ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो भी शुगर मिल्स हैं वहां देनी चालू कर दी है। और शुगर मिल्स में अगर चीनी के अलावा अगर चीनी जितनी पैदा हो रही है, अगर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है तो चीनी उत्पादन करेंगे। अगर चीनी की डिमांड अगर नहीं है तो उसकी जगह हम इथेनॉल का भी उत्पादन कर सकते हैं। इथेनॉल की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि सीधा पेट्रोलियम की कंपनियां को सीधा बेचा जा रहा है इथेनॉल। और चूंकि उत्तर प्रदेश गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यहाँ पर इथेनॉल की पैदावार, इथेनॉल के जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो सकता है धीमे धीमे। क्योंकि अब सरकार ने 10% से ब्लेंडिंग बढ़ा के 20% कर दी है पेट्रोल प्रोडक्ट में। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में, चूंकि ये पेट्रोलियम कंपनियां सीधा सीधा पेमेंट ट्रांसफर कर देती हैं चीनी मिलों को, और चीनी मिल सीधा सीधा गन्ना किसानों को पेमेंट ट्रांसफर कर देती है, उसकी वजह से भी एक ये फायदा चीनी मिलों के लिए और किसानों के लिए, जो 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग है वो एक बहुत अच्छा कार्य भी कर सकती है। और कृषि उत्पादों का उद्योग की तरफ भी एक रुझान होने की वजह से उसका उद्योग में सीधा इस्तेमाल भी किया जा सकता है इथेनॉल की ब्लेंडिंग। हाँ, अतुल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अतुल जी। जी कैप्टन साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक जवान किसान संबंधी बात कर रहा है, और आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक हम 1 महीने बाद 75 वर्ष के हो जाएंगे हमारी आजादी। और सर, जिस भारतवर्ष में जिसका क्षेत्रफल 32,87,393.84 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो कि विश्व में 7वें स्थान पर आता है, उसी भारतवर्ष के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश में बात कर रहा हूँ। 2,40,994.84 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में बात हो रही है। भारत एक ऐतिहासिक बिंदु है हमारे लिए कि पूरे भारतवर्ष की लगभग 60% जनसंख्या कृषि से या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई है, और ये हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 16% भी अपना योगदान देता है। सर, आपने बात की कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज उसका उद्घाटन हुआ। एक स्टोरी हमने पढ़ी थी सर कि बुंदेलखंड में जहां पानी का इतना अभाव है, वहां पे एक लेडी जो लंदन से पढ़कर आई, वहां पे स्ट्रॉबेरी उन्होंने उगाया था। इसकी बड़ा अच्छा न्यूज आर्टिकल में आया था। तो आपने बिल्कुल सही कहा सर, दलहन तिलहन जो नई प्रकार की, और आपने इसराइल की जो बात की वो सर ड्रिप टेक्नोलॉजी की बात आप कर रहे होंगे कि जिसमें कि पर ड्रॉप होता है। और लास्ट क्वेश्चन सर कि एक जनपद एक उत्पाद में क्या
जो हमारा सिद्धार्थनगर का काला चावल है, जो कि बहुत ही अब जी, लोकप्रिय हो रहा है धीरे-धीरे, क्या आपको नहीं जी। लगता है कि इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है? हमारा जो एक जनपद एक उत्पाद है, केवल गारमेंट्स तक ही सीमित ना हो, इलेक्ट्रॉनिक्स तक ही सीमित ना हो, कम से कम एक जनपद से एक कृषि उत्पाद भी हो, तो और अच्छा होगा। और लास्ट में सर आपने आम की बात की, तो वाराणसी का आम भी सर एक्सपोर्ट हो रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ है। ओवर टू यू कैप्टन सर। देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी विषय क्या है अतुल जी, मैं आपको बताऊं, ब्रांडिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है। अब आप आमने वाराणसी के आम की, चौसा आम की आपने बात करी। एक आप वाराणसी का, उत्तर प्रदेश का, चाहे आप वाराणसी का चौसा आम कह लीजिए, या मलिहाबाद का दशहरी, या लखनऊ का दशहरी आम कह लीजिए, या हमारे बागपत का रटौल आम कह लीजिए, या कोई भी आम कह लीजिए, इनकी ब्रांडिंग नहीं हो पाई। और एक वही एक आम रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का अल्फांसो आम है। अल्फांसो आम का अगर आप खाएंगे, मैं आपको बता दूं, ना तो उसमें कोई स्वाद है, ना कोई उसमें टेस्ट है, और वो 1800 रुपए किलो तक बिकता है। और हमारे यहाँ एक हमारा जो दुनिया का सबसे बेहतरीन फ्लेवर का आम है, इस समय तो चौसा का समय आ जाएगा, अगस्त का फर्स्ट वीक में चौसा आम आना चालू हो जाएगा, वो दुनिया के सबसे अच्छे फ्लेवर का आम है, और उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है। हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे जियोग्राफिकल प्रोडक्ट्स की कोई ब्रांडिंग नहीं है। जिस दिन हम लोग ब्रांडिंग करना चालू कर देंगे, जिस दिन हम अपने किसानों के कृषि उत्पाद को विश्व के पटल पर ले जाकर प्रॉपर तरीके से ब्रांडिंग करके हम बेचना चालू कर देंगे, तो यही जो आम का किसान है, जो 50 रुपए किलो का आम बेच रहा है, वही वो 500 रुपए किलो का आम बेचना चालू कर देगा। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। आजकल ब्रांडिंग का जमाना है, और जहां जो ब्रांडिंग अगर आपने प्रॉपर कर ली तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में काला चावल की ब्रांडिंग उस तरीके से की जा रही है, ये ग्लूटेन फ्री है, तो ग्लूटेन फ्री अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, तो इसलिए ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। तो इसमें जैसे काला चावल है, हमारा दशहरी आम है, शहद के उत्पाद हैं, केले का उत्पाद बाराबंकी में केला है, वो काफी अच्छा उगने लगा है, या आलू से बनी हुई बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कन्नौज और सेंट्रल यूपी के जो जिले हैं, फरुखाबाद है, एटा है, मैनपुरी है, ये सारी चीजें हैं। या गुड़ है, जो मुजफ्फरनगर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मुजफ्फरनगर को गुड़ के उत्पाद के लिए, और अयोध्या को भी गुड़ के लिए किया गया है। तो वहां का भी जो गुड़ है, जो उसका फ्लेवर है, जो उसकी मिठास है, या गुड़ के बाई प्रोडक्ट्स की जो चीजें हैं, उन सब की अगर ब्रांडिंग धीमे धीमे हो रही है, तो उसका जो उत्पाद है वो पूरे संसार में जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि धीमे धीमे ब्रांडिंग बनाने में और इमेज बनाने में थोड़ा समय लगता है। मुझे उम्मीद है कि जब ये ब्रांडिंग प्रॉपर हो जाएगी, तो ये कृषि उत्पाद जो अभी 20 रुपए 30 रुपए किलो के बिकते हैं, वही 500 600 रुपए 1000 रुपए किलो के इंटरनेशनल मार्केट में बिकना चालू हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि किसानों को फायदा होगा। ब्रांडिंग बनाने में, इमेज बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश के जितने भी कृषि उत्पाद हैं, वो सभी विश्व पटल में अपनी धाक जमाएंगे। अच्छा, जो ब्रांडिंग की बात आपने की, जैसे अमूल एक ब्रांड है, और जी, अमूल के अंडर में बहुत सारे सहकारी समितियां होती हैं, और जी। उन्होंने दूध, दही और उसके अलावा अब पनीर, बहुत सारे ऐसी चीजें हो गई। तो उत्तर प्रदेश में इस तरह की सहकारी समितियों के जरिए कोई ऐसा ब्रांडेड नाम तैयार किया जा रहा है जिसकी वजह से उसको पहले देश में, उसके बाद विश्व पटल पर रखा जा सके? ये काला चावल की बात अभी कर रहे थे अतुल जी, वो भी एक एक प्रोडक्ट है हाँ। ब्रांडिंग के लिए। काला चावल को पूरे संसार में उसी तरीके से ब्रांड के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। वाराणसी में के पास एक चंदौली जिला है, पूरे चंदौली जिले में इस समय हमारे कृषि विभाग की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि किसान ज्यादा से ज्यादा उस चावल को पैदा करे। वो चावल हमारा मूल है, उस चावल का जो जीन्स है ना विनोद जी, वो ओरिजिनली हमारे देश की मिट्टी का बना हुआ है। और पहले पूर्व में जब हरित क्रांति नहीं आई थी, हरित क्रांति से पहले उस क्षेत्र में काला चावल ही पैदा किया जाता था। तो उस तरीके से ब्रांडिंग की जा रही है। जैसे कि मुजफ्फरनगर का गुड़ है, उसकी ब्रांडिंग भी हम लोग अंतरराष्ट्रीय पटल पर इस तरीके से कर रहे हैं। उसी तरीके से दशहरी आम है, दशहरी आम जो लखनऊ के आसपास का मलिहाबाद का है, वो सबसे बड़ी बेल्ट है उत्तर प्रदेश की, उसकी ब्रांडिंग हम इस तरीके से कर रहे हैं। और सब टेक्नोलॉजी को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आम की फसल लगभग 1 महीने के अंदर आ जाती है। और आम की फसल को एक्सपोर्ट करने में, अगर हम फ्लाइट से एक्सपोर्ट करेंगे तो बड़ा महंगा पड़ता है, 200 250 रुपए किलोग्राम का पड़ता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल शिप बिल्कुल के बिल्कुल। जरिए से ले जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ सबसे बड़ी समस्या विनोद जी ये है कि उत्तर प्रदेश लैंड लॉक कंट्री है, यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं है। अगर आपको उत्तर प्रदेश से कोई भी प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करना है, तो आपको यहाँ तो मुद्रा या गुजरात के या महाराष्ट्र के पोर्ट पे जाना पड़ेगा, और अगर साउथ ईस्ट एशिया में करना है तो आपको चेन्नई पोर्ट पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ से पोर्ट तक जाने में ही 10 दिन लग जाते हैं।
फिर 10 दिन जाने के बाद वहां फिर शिप से अगर 10, 12, 15 दिन लगे तो 20-25 दिन लग जाते हैं। 20-25 दिन में कोई भी सब्जी होगा, कोई भी फल होगा, अगर ढंग से उसकी अगर पोस्ट हार्वेस्ट अगर उसकी देख रेख नहीं की गई है तो वो सड़ जाएगा। इसकी वजह से जो दूसरे किसान है, महाराष्ट्र के किसान है, आंध्र प्रदेश के किसान है, उनको इस चीज का बड़ा फायदा है। ये फायदा हम लोगों के किसानों को, उत्तर प्रदेश के नहीं है। लेकिन एक किसान शक्ति रेल चली है विनोद जी, जब ईस्ट वेस्ट फ्लाइट कॉरिडोर बन जाएगा तो ये किसान रेल किसानों का बहुत बड़ा, कृषि क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा काम करेगी। यहाँ से रातों रात जो किसान शक्ति रेल है वो सीधा सीधा पोर्ट जाया करेगी, पोर्ट से सीधा एक्सपोर्ट हो जाया करेगा। ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं जो अभी उपलब्ध नहीं थी, लेकिन भविष्य में मुझे लगता है कि 2 या 3 सालों में किसानों को ग्लोबल मार्केट तक अपनी रीच पहुंचाने के लिए बड़ा अच्छा काम करेगी। अब आपको ले चलते हैं हम कारगिल में। आपकी कारगिल की यादें किस तरीके थी, क्योंकि जुलाई का महीना है और 26 जुलाई कारगिल दिवस भी मनाया जाता है। तो उस दौरान जब आप कारगिल में तैनात थे तो क्या हुआ था, कैसे जीत हासिल की थी? आप उस समय मुख्य शिखर पर थे। मैं उस समय मैं बहुत यंग था और आपको बता दूं कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 मई को, जब बटालिक सेक्टर में मेजर एम सर्वानंद की शहादत हुई थी। तब जाके पता चला पहली बार 28 मई को कि मेजर एम सर्वानंद मेरे ही रेजिमेंट, मेरे ही एकेडमी में, मेरे ही बटालियन के, वो मेरे से 6 महीने सीनियर थे। जब उनकी शहादत हुई तब जाके पता चला कि कुछ लोग कारगिल में घुस आए। फिर धीमे धीमे उसका थोड़ा सा और पता चला कि वो काफी अंदर घुस आए। तो धीमे धीमे फिर वो जाके जून तक आते आते पता चल गया कि वो भारी संख्या में उन्होंने यहाँ पर पूरे सेक्टर में कब्जा कर लिया है। तो एकदम उस समय की जो सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, तुरंत वो हरकत में आई। तुरंत उन्होंने जितना भी सारा एमुनेशन था, जितना भी वो था, जितना भी सारा गोला बारूद था उस नॉर्दर्न कमांड का, सारा वहां पर उन्होंने कर दिया। और वहां पर तुरंत जो अच्छी अच्छी बटालियन थी वहां पर उनकी तैनाती कर दी गई और निर्णायक जीत हासिल करने के लिए पूरी सेना को अथॉरिटी दे दी गई कि आपको जो करना हो लोकल लेवल पर वो आप लीजिए, आपको यहाँ ऑर्डर लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस तरीके से सेना को जब खुली छूट दे दी गई तो सेना ने बड़ा अच्छा बहादुरी का काम किया। और उनको देखिए, डिसएडवांटेज हम लोग थे, वो लोग ऊपर की दिशा में बैठे हुए थे, हम लोग नीचे बैठे हुए थे। उसके बावजूद भी हमारे शहीदों ने, हमारे जो उस समय की सेना के जितने भी जो अफसर थे जो लड़ाई में गए, उन्होंने बड़ा बहादुरी से काम किया। और जिस तरीके से रात में टेम्परेचर विनोद जी वहां पर माइनस में हो जाया करता था, क्योंकि वहां ठंड हमेशा पड़ती रहती है, उसके बावजूद भी उन्होंने काम किया। और उसमें बहुत कम शहादत में मात्र 527 लोग शहीद हुए थे। उसमें से 22 लोग विनोद जी उसमें अधिकारी थे। और उन 22 लोगों में से 7 अधिकारी ऐसे थे जो मेरे साथ ही पास आउट हुए थे। उसमें कैप्टन जिंडू गगोई थे, वो भी मेरे साथ के थे। कैप्टन अमोल कालिया थे, कमोलाल कालिया। मैं कारगिल युद्ध से करीब 3 महीने पहले ही मैं कमांडो कोर्स करके आया था, तो वो मेरे अंडर में, मैं उस प्लाटून का कमांडर था। तो अमोल कालिया मेरे साथ ही रेडियो ऑपरेटर हुआ करते थे, मतलब रेडियो सेट लेके चलते थे। लेकिन उनकी बेचारों की शहादत हुई। इस तरीके से बहुत मेजर विक्रम की शहादत हुई, कैप्टन आर्या की शहादत हुई। इस तरीके से बहुत सारी कहानियां थी उस समय की। आपने देखा होगा उस समय पहली बार टीवी चैनल पे और पहली बार मीडिया का उपयोग हुआ था, तो उससे भी एक बहुत लोगों को बहुत जानकारी मिली और हम लोगों ने वो निर्णायक जीत हासिल करी। और उस जीत का सबसे बड़ा प्रभाव क्या हो गया, उस कारगिल विजय के बाद पाकिस्तान ने कभी भी दोबारा हिम्मत नहीं करी हमारे देश में घुसने की। दूसरा, वो जो इंट्रूडर्स थे वो रेगुलर उनके सैनिक थे और पाकिस्तान सीधा परोक्ष रूप से हमारे देश में घुसाया। उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण इतना हुआ कि पाकिस्तान को उस दिन के बाद से कभी भी आज तक अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया और उसको आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पूरे संसार ने माना कि आतंकवाद बढ़ा रहा है। तो ये कारगिल का था और मुझे गर्व भी है कि उस समय मैं सेना में था और सेना में मेरे साथ के बहुत लोग शहादत भी हुए। मेजर एन सर्वानंद, चिंटू गगोई, अमोल कालिया, मेजर अनुज नायर। और बड़ा कभी कभी मुझे लगता भी है कि मैं जब उनका कफन आया करता था यहाँ पर विनोद जी, सीधा लेह से सीधा यहाँ दिल्ली कैंट में आया करता था, तो कैप्टन अनुज नायर का कफन भी मैंने अपने कंधे पर लेकर उनके घर पालम गांव में लेके गया। तो मैं आपको बताऊं, माँ बाप बेचारे, जब मैंने उनको उनका शव सौंपा तो मैंने तो सोचा कि शायद माँ बाप बेचारे अपने जवान बेटे का, मात्र 23 साल के बेटे का कैसे शव देख पाएंगे विनोद जी। लेकिन माँ बाप इतने
बहादुर थे, या माँ बाप में जितना देश का जज्बा था कि उन्होंने हंसते हंसते बेटे के कफन को खोला, बेटे के कफन पे सिर पर माँ ने, उनकी बेचारों ने हाथ रखा और कहा कि बेटा मुझे बड़ा गर्व है तेरे ऊपर कि तूने अपने देश के लिए शहादत दी है। विनोद जी, बड़ा वो ऐसा मार्मिक दृश्य था कि ऐसी भी माँ है हमारे देश में जो अपमान जवान बेटे की शहादत पर गर्व कर रही है, विनोद जी। और उस समय मैंने देखा कि जब मैं पालम गांव में गया तो करीब करीब 30 से 35 हजार लोग वहां पर उस बेचारे अनुज नायर, कैप्टन अनुज नायर की पार्थिव शरीर को पे श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़े थे। और जब उनकी अंत्येष्टि हुई बरार स्क्वायर दिल्ली कैंट में, तो उस समय तो लाखों लोग आ गए थे। तो उस समय का एक जज्बा था, उस जज्बे को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे बड़ा लगता है कि देश में कितनी देशभक्ति की भावना है, और एक ऐसी भावना के पीछे उस समय के 527 जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और इस देश के लिए आहुति दी, और इस देश के लिए एक ऐसा निर्णायक युद्ध के लिए आहुति दी कि उसके बाद से आज तक पाकिस्तान, आज कारगिल युद्ध को आज लगभग 23 साल हो गए हैं, उसके बाद से आज तक पाकिस्तान कभी भी दोबारा हिम्मत नहीं कर पाया। तो मुझे उस चीज का मैं गर्व है। अभी इस कार्यक्रम के जरिए एक बहुत गंभीर सवाल आपसे पूछता हूँ जी कि वो एक अघोषित युद्ध था भारत के खिलाफ, जी और उस युद्ध में जो पाकिस्तान के, चाहे वो मुशर्रफ हों या उनके साथी जो अधिकारी, सेना के अधिकारी हों, जी, क्या उनके खिलाफ युद्ध अपराध का मुकदमा नहीं चलना चाहिए था? बिल्कुल चलना इस चाहिए था। संबंध में तो ये जो इतने जो हमारे सैनिक मारे गए, शहीद हुए, उनकी हत्या के जुर्म में उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था, चलना चाहिए था। और देश में अभी तक इस पर कोई नई बात नहीं हो पाई है। आपका क्या विचार है? देखिए, होना चाहिए था। देखिए, जिस तरीके से देश की पीठ में छुरा घोंपा गया, एक विश्वास था। आपको ध्यान हम्म, होगा उसी साल कारगिल युद्ध तो जून जुलाई में हुआ, उसी साल हम्म, प्रधानमंत्री जी ने लाहौर की बस यात्रा भी की थी, अटल बिहारी वाजपेयी हाँ, जी ने भी उसी साल बिल्कुल, फरवरी या जनवरी में बिल्कुल। शायद की थी। और एकदम हम्म, उसके बाद एकदम नवाज शरीफ और उस समय प्रधानमंत्री थे, और परवेज मुशर्रफ उस समय थल सेना अध्यक्ष थे। नवाज शरीफ का हम्म, कहना है कि सरकार को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया, ये तो सेना ने प्लानिंग की थी। सेना का कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, प्रधानमंत्री को हमने विश्वास में लिया था। उस समय का सेना ने वहां की पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट पे आरोप लगाए, पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट ने वहां पर सेना पे आरोप लगाए। लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तान पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया जाना चाहिए था। चूंकि उस समय मैं फौज में था तो बहुत ज्यादा राजनीति और राजनीतिक विषयों पर मुझे जानकारी बहुत ज्यादा नहीं थी, तो हम्म, समझता हूँ कि ये होना चाहिए। और जो बेचारे जो 527 जो शहीद हुए कारगिल में, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए ये किया जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। क्योंकि मुझे उम्मीद। मुशर्रफ ने भी खुद इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि ये मैंने एक साजिश के तहत किया था। और इंटरव्यू में उन्होंने कहा खुद कि मैं साजिश के तहत मैं गया और मैंने ये किया। तो जब उसने अपने खुद स्वीकार किया है, तो इस संबंध में इसमें आवश्यक कार्रवाई करके केंद्र सरकार को आगे बढ़कर इस मामले में कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। और देखिए, डिप्लोमेटिकली तो भारत को बहुत बड़ी जीत मिली, विनोद जी, मैं ये हम्म, मानता हूँ। क्योंकि एक जी, तो निर्णायक युद्ध, उसमें हम जी, लोगों ने पाकिस्तान पे निर्णायक जीत हासिल करी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने पाकिस्तान को आइसोलेट किया। हम्म, कारगिल युद्ध के बाद से पाकिस्तान को जिस तरीके से हमने आइसोलेट किया, उसके बाद से पाकिस्तान आज तक अपने उस एक्शन को कभी डिफेंड नहीं कर पाया। हम्म, और पाकिस्तान के अंदर जो वहां का जो फौज है और जो वहां का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उनमें आपस में जो द्वंद था या आपस हम्म, में जो उनके बीच में मतभेद था, वो भी हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया। कि देखिए, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कह रहा है, नवाज शरीफ कह रहे कि मुझे पता नहीं, नवाज शरीफ ने खुद हम्म, कहा था मुझे पता नहीं कि हम्म, कब ये लोग घुस गए जाके। और वहां की जो सेना थी वो कह रही थी कि हमारी सेना नहीं है, वहां के घुसपैठी हैं, कश्मीर के आतंकवादी हैं, कश्मीर के लोग घुसे हम्म, हुए हैं। लेकिन जब धीमे धीमे जब वहां पर वहां के पाकिस्तानियों को हम लोगों ने मानना चालू कर दिया, उनके जब वर्दी देखी, उनके आइडेंटिटी कार्ड हमने पूरी दुनिया को दिखाए, तब जाके दुनिया को पता चला कि ये घुसपैठिए नहीं है, जबकि पाकिस्तानी सेना के रेगुलर जवान हैं। तो ये सारी बिल्कुल, चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने उस डिप्लोमेटिकली हम लोगों ने विजय पाई। लेकिन हाँ, युद्ध अपराध की दृष्टि से पाकिस्तान पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सेना और उस समय के जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उनको जरूर कानूनी कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाना चाहिए। बिल्कुल। आज आपने बहुत रोचक चर्चा की और बहुत रोचक जानकारी दी है। अब अतुल जी समाप्त करेंगे, और अतुल जी, क्योंकि 2 मिनट का समय बचा है। जी अतुल जी। जी, कैप्टन साहब, वाक़ई दिल को छू जाने वाली आपने जानकारी जो दी। मन तो आहत हुआ, जो हमारे 527 जवान और अधिकारी जिसमें
थे सम्मिलित वे शहीद हुए और 10 दिन बाद हम लोग कारगिल दिवस मनाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ सर, नोएडा खबर के तमाम पाठकों श्रोताओं इस दिवस को मनाएंगे और व्यक्तिगत रूप से मैं वृक्षारोपण उस दिन मैं दिवस पर करता हूँ। मैं अपनी तरफ से जरूर करूंगा। ये एक मेरी तरफ से श्रद्धांजलि होगी हमारे उन 527 जवानों के लिए। कैप्टन साहब, चलते चलते एक सवाल, जी थोड़ा संवेदनशील और गंभीर सवाल हो सकता है कि कैप्टन जी साहब, अतुल। आपको नहीं लगता कि आई हैव बीन टॉकिंग टू अ वेरी टेक्निकल पर्सन बिकॉज़ आई आल्सो कम फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड। तो जी क्या आप जैसे जवान कम किसान जिसको बोलते हैं, बोथ मिक्सचर ऑफ जवान कम किसान टेक्नोलॉजी या नॉलेज कहिए, क्या आपको नहीं लगता कि आपको अब फ्रंट लाइन में आना चाहिए और पॉलिटिक्स में एक और ऊँचा पद लेकर हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा-सा और दिशा निर्देश देना चाहिए। आप अभी फिलहाल वर्तमान में भी बहुत अच्छे पद पर हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और इस रूप में आप उभर कर आएँ हमारे सामने और हम हमें मार्गदर्शन करें। सर ओनली 30 सेकंड्स, ओवर टू यू सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरी तरफ से जो भी मुझे ज़िम्मेवारी दी गई है, मैं उसको ज़िम्मेवारी को भली-भाँति पूरी तरीके से निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक ऐसे संस्थान, जो संस्थान को पहले बहुत ज़्यादा उसको रिकॉग्निशन नहीं थी, पिछले 4 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया संस्थान ने और मैं आपको बता दूँ पिछले 2 लगातार कार्यक्रमों में संस्थान के स्थापना दिवस के स्वयं मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं हमारे कार्यक्रम में। मेरा काम है काम करना, जो मुझे ज़िम्मेवारी दी गई है, मैं उस ज़िम्मेवारी को निभा रहा हूँ। जो भी ज़िम्मेवारी आगे उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार देगी, मैं प्रयास करूँगा उस ज़िम्मेवारी पर मैं खरा उतरूँ। और सर उस ज़िम्मेवारी में सर आपने समय हमारा पूर्ण दिया, सहयोग रहेगा सर। जी, धन्यवाद। आप जैसे लोगों का आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद विकास जी। और जी, जी। बहुत सफल और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को पसंद आएगी और बहुत आपका ये जो जान